फाइनली आईसीएसआई ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स के लिए, जो भी उन्होंने अपना न्यू सिलेबस को प्रपोज किया है 2023 का। तो फ्रेंड, आप एक बात याद रखना, अगर आप इसमें कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट देने के लिए आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हो और आईसीएसआई को अपना कमेंट दे सकते हो कि आप इस प्रपोज सिलेबस 2023 के बारे में क्या सोचते हो। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो कहीं ना बहुत ज़्यादा ना हार्ड कर दिया यार, अब और ज़्यादा, जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे ऐसा लगता है। क्यों? अगर मैं आपसे मेन पॉइंट की बात करूँ ना कि आईसीएसआई का ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ना हर 5 ईयर्स में एक बार कोर्स चेंज होता है, ठीक है। और ये जब भी कोर्स चेंज होता है ना, अब मैं आपसे बात करूं, लास्ट जो अभी कोर्स चेंज हुआ था 2017 में, तो 2017 को जो कोर्स चेंज हुआ था ना, वो इफ़ेक्ट में आया था 1 मार्च 2018 से, ठीक है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर 2018 से, वो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो न्यू रिवाइज सिलेबस है ना 2023 का, ये ऐसा माना जाएगा कि ये इफ़ेक्ट में आएगा 1 फरवरी 2023 से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के लिए 1 फरवरी 2023 एंड प्रोफेशनल के लिए, सीएस प्रोफेशनल के लिए 1 अगस्त 2023। अब फ्रेंड देखिए, इसमें इसका क्या स्कोप है। स्कोप तो देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, अब जो सीएस है ना, सीएस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके अंदर क्या है ना, इनको डिवाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब क्या वैलिड है, क्या नहीं है, कौन सा कोर एरिया को ज़्यादा फोकस करना है, उस कोर एरिया के अंदर क्या एंसिलरीज़ हैं, ठीक है। तो इन सब को बहुत अच्छे से बताया गया है इसके अंदर। और ये जो प्रपोज सिलेबस है ना, ये प्रपोज जो सिलेबस है, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड पॉलिसी, प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजी, मैनेजरल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब कैसे है वो चलो देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा कि कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के जो कोर एरियाज़ होते हैं ना, अब कोर एरियाज़ क्या होते हैं? कोर एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सीएस का मेन है, मतलब वहाँ पे उसका मतलब प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज़ लॉ, ठीक है। और आपका सिक्योरिटीज़ लॉ, कंपनी लॉ तो मेन है ही, और आपका ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें ना, ईबीसीएल हो गया आपका, ये कहीं ना कोर एरियाज़ बन जाते हैं सीएस प्रोफेशन के, तो इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट कोर एरियाज विद एंसिलरीज, लीगल, मैनेजेरियल एंड अदर टेक्निकल स्किल्स, ठीक। अब ये ज़्यादातर फोकस करेंगे गवर्नेंस प्रोफेशनल पे, कॉरपोरेट मैनेजर, कॉरपोरेट एडवाइज़र, ठीक है। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ की जिसके लिए हम यहाँ पे हैं अभी। तो फ्रेंड देखो, अब ये आप ज़रा ध्यान से देखना क्या है ये पार्ट पार्ट 2 जो है ना, वो स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रपोज सिलेबस 2023। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना यार, तो एक सजेशन आई है यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एकेडमिक की, जिन्होंने देखो इसमें क्या बोला है कि मोर नंबर ऑफ इलेक्टिव पेपर शुड बी इंट्रोड्यूस स्पेशली इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर लॉ, या फिर एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि ना ज़्यादातर आप इलेक्टिव पेपर रखो, ये तो प्रोफेशनल के लिए है। हम अपना एग्जीक्यूटिव का देखते हैं यार, कि एग्जीक्यूटिव के लिए ये लोग क्या क्या कहना क्या चाहते हैं यार। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो एमसीक्यू का ये लोग ऐसा करना चाहते हैं कि एमसीक्यू को ना थोड़ा हटा रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेके भी आ रहे हैं, मतलब कुछ ना डिवाइड कर दिया गया है इन्होंने। अब आप यहाँ देखो, प्रपोज्ड स्कीम ऑफ पेपर, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ग्रुप 1 के अंदर जो मॉड्यूल 1 है हमारा, उसके अंदर जेआईजेल ऐड किया है 100 मार्क्स का, ठीक है। और आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, अभी कंपनी लॉज एंड प्रैक्टिस, देखो ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस में क्या हो जाएगा ना, कि प्रैक्टिस का मतलब हो जाएगा कि आपको और डीपली पढ़ना पड़ेगा, लाइक ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। अभी क्या होता है ना कि इतना ड्राफ्टिंग पे फोकस नहीं करते एग्जीक्यूटिव में, बट हाँ कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, बट अब क्या है, टोटली फोकस होगा ड्राफ्टिंग पे। इस चीज़ को आप थोड़ा समझो। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब भी कंपनी लॉ जो है ना 2017 का सिलेबस, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अभी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट 60 मार्क्स का,
और पार्ट 2 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स 40 मार्क्स। अब मैं बात करूं आपसे पेपर 3 यानी कि मॉड्यूल 1 के अंदर 3 पेपर होंगे, GIGL, कंपनी लॉ एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि जो सब्जेक्ट ग्रुप 2 में होता है वो सब्जेक्ट उठा के ग्रुप 1 में लेके आए हैं, और ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, अब आप देखो इस पर क्या सोचते हो, और ICSI ने अपने गूगल फॉर्म में किस हिसाब से क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उस पर कैसे आंसर देते हो। तो प्लीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप यार वहाँ पे आंसर दीजिए, बताइए क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, अगर अब मैं आपसे कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉरपोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है। अब फ्रेंड ग्रुप 2 की बात करें ना, तो ग्रुप 2 में क्या किया इन्होंने कि कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ को ये लोग ये पहले भी था सिक्योरिटीज़ लॉ के नाम से। अब इधर आप ध्यान से देखो, ये पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कैपिटल मार्केट 40 मार्क्स और पार्ट 2 के अंदर सिक्योरिटीज़ लॉ 60 मार्क्स। ठीक, फिर इन्होंने EBCL का नाम देखो क्या रखा है, इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अब यहीं से आप समझ गए हो कि ICSI क्या पढ़ाना चाहता है बच्चों को। बिजनेस लॉस को देखो क्या होता है सब्जेक्ट में, बट यहाँ बिजनेस लॉ नहीं लिया। लेकिन अभी जो है ना वहाँ पे EBCL है, इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्शियल लॉस। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ, यानी ये चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक लॉस पे फोकस करो, कॉमर्शियल लॉस पे फोकस होना चाहिए CS का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ। और ऑफ कोर्स यार, एक कंपनी सेक्रेटरी अगर अपने प्रोफेशन में जाएगा तो उसको इन लॉस की ज़्यादा गवर्नेंस कराना पड़ता है कहीं ना कहीं देखें तो, अब चाहे वो प्रैक्टिस लेवल हो या फिर इन एम्प्लॉयमेंट हो। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ 60 मार्क्स का है, और पार्ट 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन्होंने प्रपोज किया है 40 मार्क्स। अब फ्रेंड देखिए, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो कि अभी 2017 वाले सिलेबस के अंदर वो ग्रुप 1 के अंदर है। ठीक है, और वो भी MCQ बेस पर है। लेकिन अब इनका क्या आइडिया है ना, जो ये प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ना ये MCQ बेस्ड करना चाहते हैं, और मतलब रिटर्न भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, वो प्रपोज है। देखो क्या होता है अब फ्रेंड्स, आई होप जैसा ठीक होगा वैसा ही डिसीज़न होगा। तो टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस पेपर का क्या है, पार्ट 1 के अंदर डायरेक्ट टैक्स है आपका 50 मार्क्स का, और पार्ट 2 के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्स है 50 मार्क्स का। और SBEC जो आपका मॉड्यूल 1 में होता था अब वो मॉड्यूल 2 में है, और SBEC के अंदर 3 पार्ट होते थे। ठीक, लेकिन अब इन्होंने SBEC में सिर्फ 2 पार्ट रखे हैं, एक सेटिंग अप ऑफ बिजनेस 60 मार्क्स, एक आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ 40 मार्क्स। तो फ्रेंड्स अब ये प्रोफेशनल की बात है, प्रोफेशनल की बात हम नहीं करेंगे। ठीक, तो आप देखिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि JIGL के अंदर क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिविटी होगी, तो एक तरीके से ना आपको मतलब यही पता होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मतलब यही है कि आपको ना मतलब वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए यार, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, जर्नल लॉज क्या होते हैं। ठीक है, और आपके ना इंटरप्रिटेशन स्किल्स होनी चाहिए कि हाँ हम कैसे लॉ को रीड करते हैं। और ये जो पेपर है ना इसके अंदर आपको नॉर्मल JIGL जैसा था वैसा ही है, कोई इसके अंदर कुछ चेंज तो मुझे लग नहीं रहा, इस JIGL तो जैसा है वैसा ही है। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, फ्रेंड देखिए कंपनी लॉ जो है ना वो CS का कोर मींस कोर एरिया है, सबसे ज़्यादा कोर एरिया कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी लॉ है। ठीक, टू प्रोवाइड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्रिंसिपल्स की, प्रोविजंस की, कंपनी लॉ की। ठीक, यहाँ पे आपको ना एक ना वर्किंग नॉलेज चाहिए अबाउट द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। अब फ्रेंड देखिए, वर्किंग नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में फ़र्क होता है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो होती है ना उसका मतलब होता है आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता है कि प्रोविजंस क्या हैं कंपनी लॉ के, प्रिंसिपल्स क्या हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ वर्किंग नॉलेज की, तो वर्किंग नॉलेज मीन्स मतलब पता है आपको, हाँ ठीक है, मतलब पता है, नॉलेज है आपके पास। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट्स 1 के अंदर क्या है, आपके शेयर कैपिटल के बारे में, मेंबर्स, डिविडेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट एंड चार्जेस, एंड आपका स्टैट्यूटरी प्रोविज़न pertaining to legal studies, legal status and types of company,
एंड आपका सेकंड पार्ट कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स के अंदर आपका जो पार्ट है वो बताएगा कि क्या प्रोविजंस है जनरल मीटिंग के, बोर्ड मीटिंग के, कमेटी मीटिंग के, बोर्ड कंपोजिशन क्या है, बोर्ड की पावर क्या है, डायरेक्टर्स KMP एंड CSR से रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपको वो प्रोवाइड करेगा आपको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, आ गया ना बात, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन कंपनी अकाउंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड कहीं ना मॉड्यूल 1 जो है ना, ठीक है एक सब्जेक्ट कम कर दिया है, बट ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगह अगर यहाँ SBC आ जाता ना तो मुझे लगता है वो मतलब सही रहता। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ठीक है, आप जो भी सोचते हो देखो गूगल फॉर्म कैसा बनाया ICSI ने, उसको फिलअप करो और ICSI को बताओ कि आपको क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं लग रहा, क्योंकि ये हमारा कमेंट्स चाहते हैं और अपने को, और हमारा राइट है कि हम कमेंट्स करें। हमको हमारे लिए जो चीज़ ठीक है इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके से बोला जाए तो, कि मतलब ठीक है ये बात बाद में करेंगे। तो ये जो पेपर है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला, इसमें भी आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ना FM और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों जोड़ दिए। ठीक है, इसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग हटा दिया है आई थिंक, हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग हटा के ना इन्होंने आपका फाइनेंशियल FM और ये एक दूसरे को जोड़ दिया है। और कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ में देखो क्या बोला है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको वर्किंग नॉलेज के साथ। किस चीज़ की? सिक्योरिटीज़ लॉ की। गवर्निंग द एंटिटीज़ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो यहाँ पे कोर एरिया है CS का, क्योंकि जब भी कंपनी का IPO आता है, कंपनी प्राइमरी मार्केट में जाती है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉइंट करना ही है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपके 2 पार्ट हैं, कैपिटल मार्केट और आपका सिक्योरिटीज़ लॉ। अब आपका आता है इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ, जो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज वेल एज, यहाँ देखो ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। जिस बच्चे को पता होगा ना कि ICSI क्या चाहता है, वो क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करके आएगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि पता है यार, अगर कॉन्सेप्चुअल बोला गया है ना एज वेल एज वर्किंग, यानी कि बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हार्ड भी और थोड़े बहुत इजी भी। अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने को ये पता चल गया कि हम जो भी सब्जेक्ट, ये EBCL वाला, EBCL नहीं, जो हम ये ECL वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर हमको जो कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स हैं ना उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत अब ना इसको बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यार CS का, इस बात को आप मान लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअल प्लस वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की। ठीक है, ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉस, दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है, वहीं आपका टैक्स प्रैक्टिस तो आपको पता ही है, टैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉ, ये भी आपका नॉर्मल है, ये आपको प्रोवाइड करेगा वर्किंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो टैक्स में क्या लिखा है इन्होंने, ये भी वर्किंग नॉलेज देगा ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देगा किस चीज़, हाँ देखा यही बात आ गई ना। आपको पता होना चाहिए कि CS का जो मैक्सिमम स्कोप होता है ना टैक्स में, वो फ्रेंड GST की तरफ है। तो इन्होंने लिखा है टू प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। अब इनडायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है? GST, कस्टम। तो कस्टम GST में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में वर्किंग नॉलेज है, पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से क्या है, कितने हेड्स हैं, कितने स्लैब्स हैं, कैसे क्या टैक्स होता है, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ ICSI को पता है और वो वही चीज़ पढ़ाना चाहता है जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप समझो। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के अंदर क्या है, वर्किंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ऑफ एंटिटीज़। ठीक है, और एक्वायर अ वर्किंग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेबर लॉज। ठीक है, यहाँ पे अपने को वर्किंग नॉलेज है, यानी कि ये जो SBC टाइप का जो सब्जेक्ट है, ये SBLL बोल सकते हैं इसको, SBC नहीं बोलेंगे, SBLL जो आपका सब्जेक्ट है,
इसमें आपको सिर्फ वर्किंग नॉलेज चाहिए, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन ये मतलब नॉर्मल पूछते हैं रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, ऐसे करके। ये प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और बातों की। हाँ जी, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझना कि ये क्या है। कि देखिए यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीएसआई का, कि यहाँ पे ना हम लोग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन टर्म ऑफ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज। हाँ, इसमें आपको क्या है ना कि एक मतलब इसमें क्या है ना कि डिज़ायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज है, मतलब जो कोर एरियाज़ है ना भाई, वो कोर एरियाज़ अच्छे से पढ़ने हैं, मतलब वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा ये देखो, सेकंड पॉइंट पढ़ो ध्यान से, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस, एनालिटिक्स, केस लॉस, केस स्टडीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्वेश्चंस। यानी कि अब जो न्यू सिलेबस आ रहा है ना कहीं आप मानो या ना मानो, बहुत लेवल जो है बहुत हाई होने वाला है। इस चीज़ को आप प्लीज़ समझ लो, लेवल जो है वो अब सीएस एग्ज़ाम का बहुत हाई होने वाला है। अब भी हाई है, अब और हाई होगा। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज। एग्जामिनीज की परफॉर्मेंस क्या है, उसको इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, ये लाइन जो है ना ये इसी के लिए प्रपोज है ये पढ़ो, इट इज़ प्रपोज टू इंट्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 20% केस बेस्ड MCQ नॉन OMR, OMR शीट पे नहीं आई थिंक, ठीक है। ये क्या है 20% केस बेस्ड MCQs होंगे, ठीक है, जो आई थिंक आपके पेपर में नॉर्मल ऐसे होंगे, मतलब क्वेश्चंस ऐसे दे दिए होंगे, आई थिंक वो हमको आंसर शीट पे लिखने पड़ेंगे, OMR बेस्ड पे नहीं होंगे। और आपको 80% डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सारे पेपर ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल के, एक्सेप्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि विच इज़ प्रपोज टू बी 100% डिस्क्रिप्टिव। ओ माई गॉड, सही बात है। मैंडेटरी पेपर्स एंड इलेक्टिव पेपर्स एट प्रोफेशनल लेवल इज़ प्रपोज टू बी कंडक्टेड बाय टीम मोड एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं जो है ना भाई अब हो गया है, मानो आप मेरी बात। और हाँ, ये लिंक है, आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जाके आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन यही मिलेगी, और नोटिफिकेशन के बाद आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से अपने ओपिनियन में गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको आईसीएसआई की तरफ से कोई और अपडेट चाहिए हो, तो आप चाहते हैं कि मैं उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से आपको बताऊं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, और आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या क्लासेस चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं इसको अच्छे से बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।